मैं कमला सिंह तरकस। आज द तरकस की टीम पहुंची है आजमगढ़ के उस नामचीन विधायक माननीय आलम बदी जी के आवास पर, जिनके बारे में पूरे उत्तर प्रदेश में चर्चा रहती है उनकी ईमानदारी की और मुंह पर खरी खरी बात सुना देने की, सच बात कहने की जो गजब की आपकी हिम्मत है, उसकी सभी लोग दाद देते हैं। आपने गोरखपुर से इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बाद थोड़े दिनों बाद उन्हें नौकरी से इस्तीफा देना पड़ा और वह राजनीति में उतरे। आज उस शख्सियत से आपको रूबरू कराते हैं और उनसे बेबाक बातचीत करेंगे। आज हमारे सामने उपस्थित हैं माननीय विधायक आलम बदी जी और हम उनसे पहला सवाल यहीं से करना चाहते हैं कि बहुत से लोगों का बचपन में पुकारने का कोई प्यारा सा नाम होता है, तो अगर आपका कोई बचपन का पुकारने का प्यारा नाम है तो कृपया वो बताते हुए आज अपनी बात की शुरुआत करें। माननीय विधायक जी। अपने नाम के बारे में तो सच्चाई है कि जो उर्दू और फारसी नहीं पढ़े हैं मुसलमानों में, तो उनको इस नाम का बड़ा धोखा होता है। इस नाम में बदी है, BADI है, लेकिन उर्दू में ये लिखा जाता है तो ये बदी हो जाता है, ऐन आ जाता है एक और वर्ड, सिर्फ ये में नहीं आता, सिर्फ ई में नहीं आता, सिर्फ हाँ ये बदी ऐन एक और लफ्ज लग जाता है। इसके माने होते हैं अनमैचेबल, बेमिसाल। बेमिसाल। हाँ, तो मेरे मालिक मोहतरम ने शायद गलत नाम मेरा रख दिया। हाँ, मैं वो बन न सका जिसका उन्होंने तसव्वुर किया। नहीं, आप निश्चित तौर से बेमिसाल हैं, इसमें कहीं कोई कमी नहीं। बल्कि जब बदी नाम का हम बुराई अर्थ लेते हैं तब लगता है कि आपका नाम शायद सही नहीं है। बहरहाल आपसे अगला सवाल हम पूछना चाहते हैं कि किनसे प्रभावित होकर के आप राजनीति में उतरे? राजनीति में मैं अपनी पॉलिटिकल लाइफ के किसी से प्रभावित होकर हिंदुस्तान की स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई और उसमें शामिल लोगों के बलिदान और कुर्बानियाँ देश और जनता के लिए, उसने मेरे में हौसला पैदा किया कि मैं इंजीनियरिंग करने के बाद सिविल डिपार्टमेंट में सर्विस में था और मेरे में ये एहसास पैदा हुआ कि ये नौकरी गुलामों का पेशा है, असल पेशा अपने देश और जनता के रूप में, तो मैंने रिजाइन किया। फ्रीडम फाइटर्स के बलिदान से प्रभावित होकर के आपने राजनीति में उतरने का जिस समय ये मामला हुआ था, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का 1958 में देहांत हुआ था और 59 में उनकी किताब इंडिया में फ्रीडम ये मार्केट में आ गई और इसका बहुत चर्चा था, इंटरनेशनल चर्चा था। मैंने इस किताब को अंग्रेजी में पढ़ा, उर्दू का तर्जुमा भी पढ़ा और मुझे इसमें दो लोगों का चरित्र, एक सुभाष चंद्र बोस का, जिसमें विवरण ये था कि हिंदुस्तान के सबसे बड़े कंपटीशन ICS में आ गए थे लेकिन उन्होंने सर्विस ज्वाइन नहीं किया, स्वतंत्रता संग्राम में कूदे और बलिदान और कुर्बानी की तारीफ में उनको भी तो ऊपर वाले ने पैदा किया था। दूसरे मौलाना मोहम्मद अली जौहर की लाइफ हिस्ट्री की ऑनर्स करके लंदन से आए थे। गायकवाड़ बड़ौदा ने अपनी स्टेज पर उनको मुलाजमत ऑफर की, 3000 पर मंथ की मुलाजमत उस दौर में बहुत बड़ी चीज़ थी। उन्होंने गायकवाड़ बड़ौदा का रेवेन्यू 19 लाख पर इनाम बढ़ा दिया, लेकिन एक बैग वो बड़ौदा से कलकत्ता चले गए और कलकत्ता से उन्होंने रिजिग्नेशन लेटर भेज दिया। महाराजा गायकवाड़ बड़ौदा ने अपने पर्सनल सेक्रेटरी से कहा कि मौलाना के यहाँ जाओ और उनसे कहो कि वो बड़ौदा स्टेट से जितनी छुट्टी लेना हो लें
हम तनख्वाह देंगे, लेकिन ब्रदर स्टेट से अपने ताल्लुकात ख़त्म मत करें। मौलाना ने कहा कि मैं मुसलमान हूँ, मैंने अपनी ज़िंदगी की मंजिल बदल ली है, मैं हिंदुस्तान के स्वतंत्रता संग्राम का एक हिस्सा बनने जा रहा हूँ, मेरा सलाम कहना महाराजा से और मेरे सबसे मादर करना। तो इन दो लोगों के चरित्र ने ये एहसास दिलाया कि ये बड़ी चीज़। सुभाष चंद्र बोस और मौलाना अबुल कलाम के उस त्याग और बलिदान से आप प्रभावित होकर के राजनीति में आए। एक सवाल बनता है कि आज के राजनेता जो हैं उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, किसी का आलोचना नहीं, ये देश में पॉलिटिकल गाड़ी जो है वो जिस सिम्त में चल रही है, आज का आने वाला बेचारा उसी सिम्त में चलेगा, उसकी मजबूरियाँ भी आप में रहना। लेकिन कि वो देश के, मेरा अपना कहना है कि देश के स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास सबको पढ़ना चाहिए। उससे देश के लिए और जनता के लिए बलिदान और कुर्बानी देने का हौसला पैदा होता है। उसमें ये भी हौसला पैदा होता है कि राजनीति में सांप्रदायिकता का कोई मुकाम नहीं है। उससे ये भी एहसास पैदा होता है कि राजनीति में धर्म के नाम पर किसी को निशाना बनाना पाप है। सुभाष चंद्र बोस अपने इंडियन नेशनल आर्मी के परेड पर सवेरे सबसे कहते थे कि तुम अगर अपने पड़ोसी के धर्म को नहीं जान सके, तुम जिंदगी भर कम्युनल बने रहोगे। आज कोई अपने धर्म को नहीं जान रहा है, पड़ोसी का धर्म को छोड़ दीजिए, बदतमीजी भी है। आपने कहा कि हर आदमी को स्वाधीनता संग्राम का इतिहास जरूर पढ़ना चाहिए, उससे उनको प्रेरणा मिलेगी। और स्वाधीनता संग्राम के इतिहास में मीडिया ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। लोग अपने छोटे छोटे अखबारों के जरिए देश को आज़ाद कराने की मुहिम लेकर चल रहे थे। आज की मीडिया पर आपका क्या संदेश है? आज की मीडिया क्या अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रही है? स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में मीडिया जो कुछ भी था, लोग अपना खून, अपना पसीना लगा करके अपना अखबार निकालते थे, भूखे रहते थे। वो हिंदुस्तान था। मौलाना हसरत मोहानी, जिनकी देश की स्वतंत्रता संग्राम में सबसे ज़्यादा जेल की कुर्बानियाँ निकली हैं, मौलाना हसरत मोहानी अखबार के एडिटर थे। तो ये वो एक अलग तरह के लोग थे। आज इस देश में चलन है, जिसके पास नाजायज़ और जायज़ कमाई की दौलत आ गई, उसको लोग बड़खा कहने लगते हैं। देखो खूब कमाया, कितनी बड़ी कोठी बनाया। वो सब पे सब फाका करके देश के बाद भी, आज़ादी के बाद भी ज़िंदगी गुजार के चले गए। उनको शिकवा नहीं रहा कि कुर्सी पर बैठे सत्ता के लोगों ने हमारा कोई ख्याल नहीं किया, न उनसे कुछ कहने गए न मानने गए। ये वो लोग थे। देश ऐसे ही नहीं आज़ाद हुआ है, बड़ी बलिदान और कुर्बानियों के बाद आज़ाद। आज़ादी कुर्बानी मांगती है, और ये आपने भी चर्चा किया। मेरा अगला सवाल आपसे है कि यह देश, यहाँ जो जमहूरियत है, ये कितनी वास्तव में, हकीकत में जमहूरियत की क्या हालत है और देश का भविष्य क्या होगा, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इस देश ने बड़े बड़े लहरनहार इतिहास में देखा है। यहाँ दुनिया का सबसे बड़ा फातेह सिकंदर आजम भी आया, यहाँ बाबर भी आए, यहाँ चंद्रगुप्त मौर्य की भी हुकूमत रही, यहाँ बड़े बड़े लोग आए, लेकिन देश तो अपनी जगह चला है। देश का कोई नहीं बिगाड़ा, लोगों ने अपना बनाया है या अपना बिगाड़ा। मुगलिया सल्तनत इस देश में, इसमें कोई दो राय नहीं कि देश में को आगे बढ़ाने में बड़ा रोल अदा किया। और मुगलिया सल्तनत की खूबी ये थी कि बादशाह जनता के दरमियान कभी गया ही नहीं, हिंदू राजवाड़े ही जनता के डील करते रहे। बादशाह ने
कभी ये मौका नहीं दिया किसी को कि दिल्ली की सल्तनत का बादशाह बेईमान या जालिम है, उसके दरमियान हिंदू राजवाड़े ही को रखा और ये राजवाड़े उनके ऊपर जुल्म हुआ फिर ये जिम्मेदार हैं। लेकिन अगर बादशाह को पता लग गया तो बादशाह ने इनको भी तो ये देश है, देश चलता रहेगा, लोग आते और जाते रहेंगे। ये कहना कि जमहूरियत खतरे में नहीं है, आप ये देखें कि सत्ता परिवर्तन होता है तो क्या बंदूक चलती है क्या है? वो कुर्सी पर कल बैठे थे, चले जाएंगे दूसरे बैठ जाएंगे कुर्सी पर, आज तक गोली नहीं निकाली है, हैं? बिगाड़ आए हैं, लेकिन बिगाड़ का मतलब ये नहीं है कि हम ये कहने लगे कि जमहूरियत खतरे में है। हाँ, ऐसा नहीं, अभी हालात हैं, कल को क्या बनेंगे देखा जाएगा। हाँ, देश के लोकतंत्र पर आपको पूरा भरोसा है, जमहूरियत पर पूरा विश्वास है। मैं अगली बात आपसे पूछना चाहता हूं कि कुछ लोग कहते हैं कि धर्म और राजनीति को अलग अलग होना चाहिए, तो धर्म और राजनीति के बारे में आपकी क्या राय है, क्या विचार है? देखिए, सच्चाई है जहाँ मिली जुली आबादियाँ हैं, एक नहीं कई धर्म हैं, वहाँ धर्म का राजनीति से कोई संबंध नहीं। धर्म मेरा एक मामला है, ये मेरा दास्ती मामला है, लेकिन राजनीति को उन अंगों के किसी धर्म में भी कोई मदाखलत नहीं करनी है, आज़ादी देनी चाहिए। आप किसी धर्म को उठाएंगे, किसी धर्म को दबाएंगे तो टकराव आबादी में होगा, वो टकराव इस देश के लिए हानिकारक है। तो धर्म का राजनीति में आप ये देखें, हमारे संविधान में है मुसलमान बड़ा धार्मिक वर्ग है, मुस्लिम पर्सनल लॉ कॉन्स्टिट्यूशन का बनाया हुआ है और कॉन्स्टिट्यूशन ने ये गारंटी दे रखी है कि बनने वाली सरकारें मुस्लिम पर्सनल लॉ को ओबे करेंगी। है, अगर आप मुस्लिम पर्सनल लॉ के साथ छेड़खानी करेंगे तो यकीनन मुसलमानों को तकलीफ होगी। आप सरदारों के पर्सनल लॉ में छेड़खानी करेंगे, आप जैनियों के पर्सनल लॉ में, आप बुद्धों के पर्सनल लॉ में मदाखलत करेंगे तो आपको उनको बुरा लगेगा। है, ये न्याय तो नहीं होगा, हिंदुस्तान के संविधान का सही पालन तो नहीं कहा जाएगा। सही पालन तो ये है पूरा देश खुश रहे और देश आगे रहे। इसी से संबंधित तलाक और हलाला जैसी चीजें आज राजनीतिक लोग बहुत हल्ला मचा रहे हैं, इस पर भी अगर कुछ कहना चाहें? किस पर? तलाक और हलाला जैसी विषयों को आज राजनीतिक लोग तूल दिए हुए हैं। तलाक को लेकर के काफी बहस चली, हलाला की चर्चा कुछ लोग करते हैं। ये देखिए, अब बदनसीबी है कि आज देश की सत्ता पर जो लोग बैठे हैं, इनका मुख्य धारा जो है वो आरएसएस एक विचारधारा है और आरएसएस की विचारधारा राम और कृष्ण की विचारधारा से टकराव करती है, उसके साथ नहीं चलती। ये देश राम और कृष्ण की विचारधारा से सटा रहेगा तो ये देश उन्नत करेगा, आगे बढ़ेगा। ये देश अगर हिटलर की विचारधारा पर चला तो जो हिटलर का अंजाम हुआ है वही उस विचारधारा वालों का भी अंजाम। आपके शब्द थे, हिटलर का जो अंजाम हुआ, अगर कोई हिटलर के रास्ते पर चलेगा तो उसका भी वही अंजाम होगा। वही अंजाम होगा। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि हमारे समाज में महिलाओं का, औरतों का एक आधी दुनिया है, उनके लिए आपका क्या संदेश है? देखिए, बात आ गई राम और कृष्ण की, तो हम शुरू करेंगे। रामचंद्र जी वनवास में हैं और भरत जी उनके भाई उनके वनवास पर मिलते हैं। जब वो सामने पढ़ते हैं तो वाल्मीकि जी ने राम के मुँह से सिर्फ 2 शब्द निकाले हैं कि राज में कुशल है ना, महिलाओं के साथ न्याय हो रहा है ना, महिला के साथ न्याय, ये राजनीति का बहुत बड़ा कर्तव्य बनता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आखिरी खुतबे में
मुसलमानों से कहा था कि तुम इस ज़मीन पर इंसाफ करना और महिलाओं के साथ ज़रूर न्याय करना। और वो भी कहा था कि महिला की फितरत तीर के कमान के माने टेढ़ी होती है, सीधी मत करना, टूट जाएगी। तो यहाँ हर आदमी सीधी कर रहा है, हाँ, तो टूट तो जाएगी है। हाँ, महिला इंसानियत की जननी है, महिला किसी की माँ है, महिला किसी की बहन है, महिला किसी की बीवी है। महिला का समाज में जो आदर है उसको अगर कोई छीनेगा तो वो सबसे बड़ा पापी कहलाएगा, वो इंसानियत का दुश्मन कहलाएगा। आज देश में जो रवाज चल गया है वो रवाज न तो हिंदू धर्म की भावनाओं से मिलता जुलता है, न किसी धर्म की भावनाओं से मिलता जुलता है। उसको समाज आपके कहने का मतलब अभी नारी को जो सम्मान मिलना चाहिए, जो न्याय मिलना चाहिए, अभी वो नहीं मिल सका अभी है। नहीं, वो देश में नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा है। और इसके लिए सभी लोगों को जागरूक और संकल्पबद्ध होना चाहिए। मेरी बहन है तो वो किसी की बेटी है, आप उस पर बुरी निगाह उठाएंगे हैं तो मुझे कैसा लगेगा। आप ही की बहन है, आपकी बेटी है, मैं उस पर बुरी निगाह उठाऊंगा, आपको कैसा लगेगा। वो तकलीफ देश की इन हालात से मुकाबला करने के लिए नौजवानों की भूमिका बनती है। आप नौजवानों से क्या कहना चाहेंगे? नौजवान को बदनसीबी ये है जो पैटर्न ऑफ एजुकेशन है, नौजवान को सही इंसान बनने का वो शिक्षा ही मौका नहीं देती, उसको सिर्फ रोजगार की फिक्र रहती है। मुझे याद है कि मैं टेबल डिवीजन गोरखपुर में सर्विस में था सन 62 में, और सर्वपल्ली एस राधाकृष्णन गोरखपुर यूनिवर्सिटी का पहला कन्वोकेशन एड्रेस उनको एड्रेस करना तो शौक था उनको, हमने कभी सुना नहीं था। चले गए तो बाहर टेंट के लड़के बैठे थे, टेंट के बाहर लाउड स्पीकर के सामने हमारे साथी बैठे थे। तो राधा कृष्णन ने अपनी तकरीर में कहा, I don't mean that each one you should become sadhu and saint. मैं नहीं चाहता कि तुम सबके सब साधु और फकीर बनो, बट आई विश दैट, लेकिन ये मेरी ख्वाहिश है कि यू शुड ट्राई टू नो द इंटेलेक्चुअल डेप्थ एंड द स्पिरिचुअल हाइट्स इन देम। उनके अंदर जो रूहानियत छुपी हुई है, उनके अंदर जो रूहानियत की तालीम छुपी हुई है, उसको जानने की तुम जिंदगी में कोशिश जरूर करो। उसी से इंसान बनता है। तो वो मौका ही नहीं दिया सरकारों ने पैटर्न ऑफ एजुकेशन पे। लड़के, उनके कहने का मतलब था कि उनके भीतर जो एक संवेदनशीलता है समाज के प्रति, लोगों के प्रति, जो एक मन की ऊंचाई, एक उच्च धरातल पर हमारी सोच पहुंचे, वैसा बनना जरूरी है। वो लड़कों को आपने तालीम ही नहीं दिया, तो उन लड़कों को इल्जाम देने से क्या फायदा है? बेहतर तो ये था कि तालीम का पैटर्न कुछ इस तरह का होना चाहिए था कि उन लड़कों में अपने धर्म को सीखने और जानने की चेतना पैदा होती कि दूसरों की इज्जत करने का, देश में सभ्य इंसान बनने का एक मिसालें बनती, लेकिन वो बातें नहीं। हमारी जो बहुलतावादी संस्कृति है उसकी समझ नौजवानों में पैदा करने में शिक्षा की भूमिका होनी चाहिए, लेकिन चिंताजनक है कि अभी हमारी शिक्षा उस काम को बखूबी से नहीं कर पा रही। मटीरियलिस्टिक है, हाँ, कि दफ्तर के बाबू ही पैदा होंगे, अधिकारी ही पैदा होंगे, विधायक जी अच्छे इंसान नहीं पैदा होंगे। जी, अच्छे इंसान नहीं पैदा हो पा रहे हैं, ये चिंता की बात है। इस जमाने में तरक्की बहुत हुई है, बहुत सारी तरक्की हुई है, आज़ादी के बाद हम आगे बढ़े हैं। कौन सी ऐसी तरक्की है जो आपको पसंद आती है, जिसको आप, जिससे खुश हैं कि यह तरक्की ठीक हुई है? ऐसी कोई तरक्की? हम उम्र के जिस पड़ाव में हैं, हमको अपना बचपन याद है कि देश की बड़ी आबादी
गोबर से अन्न निकाल के खाते थे। और आज देख रहे हो छोटे छोटे बाजारों में भी ठेले भरे हुए हैं, सेब से, केला से, अंगूर से, नाशपाती से, है हर फल से है लोग खा रहे हैं, है पेट में पैदा हो रहे हैं, लोग खुशहाल भी बने हैं, हाँ ऐसा नहीं है। अन्न माने फसलों के उत्पादन में हमारा देश आत्मनिर्भर हो सका है। पूरी दुनिया को हम दूसरे देशों को भी शायद कुछ अनाज दे पा रहे हैं। ये आपने इस बात पर खुशी जाहिर किया है। कभी गोबर में से अनाज निकाल के गरीबों को खाना पड़ता था, वो दिन आपने याद दिलाया आज की चर्चा में। लेकिन आज हर आदमी खुशहाल। इसी साथ एक सवाल और बनता है कि आज की किन हालात पर आपको गुस्सा है, किस बात पर आप खफा हैं कि ये ठीक नहीं हो रहा है, ऐसी कोई बात? देखिए ऐसा है कि किसी बात पे गुस्सा करना ये उसका इलाज तो नहीं है। किसी बात पर गुस्सा करना इलाज तो नहीं है। बात का है कि इस देश में इंसान को जो इंसान बनाना था और बनना था, इस देश को महान बनाने के लिए वो देश धर्म और राजनीति के खानों में लोगों को बांट दिया। गुस्सा इस बात का जो समाज में भेदभाव की सोच है, इस पर आपको गुस्सा है और बहुत जायज गुस्सा है। हमको एक होना पड़ेगा, राष्ट्रीय एकता स्थापित करनी पड़ेगी। मेरा अगला सवाल है कि गुस्सा इस बात का है कि नशाखोरी, बलात्कार, अपहरण की घटनाएं इस देश की पहचान बन गई। गुस्सा इस बात का है। गुस्सा इस बात का है कि समाज में लूट और खसोट और नाजायज दौलत कमाने का जो फैशन बन गया है, गुस्सा इस बात है। लेकिन ये मैं समझता हूँ कि ये फौरी बात है, ये मुस्तकिल नहीं रहेगी। इसका कोई न कोई इलाज तो जरूर मिलेगा। हो सकता है वो लोग आइंदा में जो इसका इलाज तलाश कर ले और ये देश दुनिया के नक्शे में एक बाइज्जत देश, ये देश दुनिया के नक्शे में फिर बाइज्जत देश बनेगा, इसकी आप पूरी उम्मीद रखते हैं, आशा है आपकी सोच में। मैं अगली बात पूछना चाहता हूं कि देश की सबसे बड़ी समस्या आप क्या मानते हैं और इसका समाधान कैसे होगा? देश की सबसे बड़ी समस्या क्या मानते हैं, इसका समाधान क्या होगा? यही जो मैंने बताया कि सांप्रदायिकता को दूर होना चाहिए। इंसान का इंसान से रिश्ता सिर्फ मानव के होना चाहिए, भाई के होना चाहिए, है। इस देश में लूट और खसोट खत्म होनी चाहिए, है। तभी ये देश आगे बढ़ेगा। जनता का पूरा पैसा जनता के द्वारे खर्च, अगर उसमें लूट और खसोट हो रही है तो जनता का पैसा जनता के द्वार नहीं जा रहा है। हाँ, जो लोग आपके विचारों के विरोधी हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? जो आपसे असहमत हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं बड़े यकीन से ये कह रहा हूँ कि मैंने जो बातें आपसे कही हैं, अगर इस देश का कोई सच्चा नागरिक है और स्वतंत्रता संग्राम के बलिदानों कुर्बानियों से वाकिफ है तो वो मेरे विचारधारा से सहमत बनेगा और यकीनन सहमत बनेगा। देश को आगे बढ़ाने का अकेला यही रास्ता है, और कोई रास्ता। देश को आगे बढ़ाने का एक ही रास्ता है कि हम सभी आपस में एक होकर के इस देश की सभी समस्याओं का मुकाबला करें और सांप्रदायिकता, भेदभाव, इन चीज़ों को दरकिनार करके हमको एक भारतवासी बन करके उसका सामना करना पड़ेगा। यही समाधान है। और आखिरी सवाल मेरा है कि जो आपसे प्यार करने वाले हैं उनसे आप क्या कहना चाहते हैं? जो आपको बहुत चाहते हैं उनके लिए क्या संदेश है? वो भी आइडियल लोग बने। आइडियल, हाँ, मेरे से प्यार कर लेने से मसला हल होता है।
केवल प्यार करने से मसला हल नहीं होता, किसी को प्रशंसा कर देने से मसला हल नहीं होता। अगर हम वास्तव में प्रशंसक हैं तो उन सभी को अपने भीतर भी वह आदर्श पैदा करना होगा, ऐसा जीवन जीना होगा जो आचरण से प्रस्तुत हो और हमारे देश का भला कर सके। तो आज हमने ये बातचीत किया। अगर आप अपने ढंग से कुछ और कहना चाहते हैं जो भी, तो हमारे दर्शकों के लिए कह सकते हैं। आप मैंने जो आपसे कहा सांप्रदायिकता, जातीयता आधार, आप मेरे क्षेत्र में हर बरादरी के लोगों से पूछ लो। विधायक बनने के बाद मेरे क्षेत्र के लोगों को बेहतर इंसान ही बनाना। मेरे कई अंग हैं। एक अंग जीवन का ये भी है कि मैं पैदा हुआ था तो मेरी माँ बीमार थी। मैंने अपनी चमाइन का दूध पिया, तो चमार से मेरा रिश्ता दूध का रिश्ता होता। कभी मैंने उनको धार्मिक मान कर ठुकराया। क्षत्रिय परिवार से कन्वर्टेड हैं। धड़कन के लोग आज भी धड़कन में हैं। बिल्कुल सरदुद्दीन की छावनी थी। सरदुद्दीन मुसलमान हुए, उनकी नस्ल के लोग भी दबल। तो क्षत्रिय से मेरा खून का रिश्ता। बाबा ने देश का आदरणीय व्यक्ति माना जाता है। धार्मिक देश के लोग आदर करते हैं। मैं भी स्वतंत्रता संग्राम में भुजारों का बड़ा रोल था, इतिहास बताते हैं। तो देश आजाद न हुआ होता तो मैं विधायक कहाँ से? तो भुजारों का मैं इसलिए याद करता हूँ। मेरे विधानसभा क्षेत्र काबरपुर में 10 स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं और 10 भुइयार हैं। मैंने उन सबके यादगार गेट बनवाए और सबके नाम वहाँ दर्ज। तो आप पूछ लो, मैंने विकास के पैसों का सिर्फ यादव मुसलमान पर नहीं बल्कि मैंने औरों के यहाँ भी विकास किया है। इसलिए किया है वो भी इंसान। आपकी ईमानदारी पर कोई भी उंगली नहीं उठाता, ये आपकी पहचान है पूरे उत्तर प्रदेश में। और हम सभी को गर्व होता है कि आजमगढ़ की धरती पर एक ऐसे विधायक के रूप में आपने अपना परिचय स्थापित किया है। और आपके भीतर के जज्बात आपकी आंखों के आंसू बन करके लुढ़क पड़े। हमारी भी आंखों में आंसू है, आपकी भी आंखों में आंसू, बैठे हुए हर इंसान की आंखों में आंसू है, क्योंकि आपकी वो संवेदनशील हृदय आपका। मेरी बात अधूरी रहेगी अगर मैं आपके इस इंटरव्यू पे माननीय मुलायम सिंह यादव का आभार न प्रकट करूं। जी, मैं इस राजनीति में देश के दाखिल हुआ। मुलायम सिंह यादव ने 96 में मुझसे रिक्वेस्ट किया कि आप हमारे टिकट पे निजामाबाद निर्वाचन क्षेत्र से इलेक्शन। मुस्लिम मस्जिद में मैं था, सदर था यूपी का। मैंने ऑल इंडिया प्रेसिडेंट से कहा, मैंने मुलायम सिंह जी से भी कहा, तरजीम में पोस्ट एंड टेलीग्राफ के कैबिनेट मंत्री थे इलाहाबाद के जुल्फ़िकार साहब। वो मेरे ऑल इंडिया प्रेसिडेंट हैं, आप उन्हें जानते हैं। आप उनसे बात कर लें, वो तैयार हो जाएंगे। तो मैं सवेरे मेरे यहाँ जुल्फ़िकार साहब का फोन आया, विराट मुलायम सिंह यादव का फोन आया था। चाह रहे थे कि आता लो मैं आऊँगा। और फिर मुलायम सिंह यादव ने आज तक मुझे बेबागे अपने खिदमत भेजते रहे। मुलायम सिंह जब यहाँ से पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़े थे तो मुझे फोन किया, क्या हाल है इलेक्शन का। मैंने कहा मुझको मुलायम सिंह गरिमा का नहीं लग रहा। वो उखड़ गए, उनका कनेक्शन टूट गया। बाद में मुझको लोगों ने बताया कि वो बर्बाद हो गए।
राम गोपाल को बुलाओ, शिवपाल को बुलाओ, उनको बुलाओ, आदम पर जाओ, वो झूठे बोलता, वो झूठे बोलता। और फिर आधे घंटे के बाद फोन आया, उन्होंने कहा कि मैं एक नाम जानता हूँ, जो झूठ नहीं बोलता। आप कल से मेरे क्षेत्र में रहेंगे, आप रहेंगे मेरे क्षेत्र में तो यकीनन जीत जाएंगे। मैं इलेक्शन जीत गए। मैं लखनऊ था, मुझे फोन आया कि नेताजी याद कर रहे हैं। मैं गया तो वो फाटक पहाड़ लेकर खड़े थे, उसको पहले लगा लिया कि लोगों ने मेरी लुटिया डुबो दिया था, कि मेरी इज्जत बचा। तो मुलायम का, अखिलेश यादव का, उनके पूरे परिवार का एहसान है कि उन लोगों ने जो इज्जत मुझे दी, राजनीति में दूसरों को नसीब नहीं हुई। ये बहुत बड़ी बात है। मुलायम सिंह के बारे में यह माना जाता है कि वह संबंधों को बहुत गहराई से समझते हैं, उस नजाकत को समझते हैं, उसका निर्वाह करते हैं। उसी का एक उदाहरण अभी आपके मुंह से जो चर्चा निकली है वो अपने आप में एक ऐतिहासिक संदर्भ रखती है और आपने उसको बड़े अच्छे ढंग से प्रस्तुत किया। आपके दिल के भीतर के भाव किस तरह से प्रकट हुए हमारे दर्शकों ने अभी देखा। हम बहुत शुक्रगुजार हैं, आपने हमको समय दिया, हमसे बात किया और हम चाहेंगे कि इस शख्सियत के भीतर जो चीज़ें छिपी हुई हैं उनको फिर भी आगे भी हम बात करेंगे और निकाल करके अपने दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।